हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, थोड़ी बहुत क्वालिटी ऐसी हो सकती है, थोड़ा बोलने की एंड इमेजेस की एंड इस तरीके की दिखने की कि आप लोगों को लग सकता है कि यार क्या क्लास है, क्या है सब कुछ। तो देखो, ये सारी चीज़ें तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की, ये सारी चीज़ें तो बस ऐसी ही है नॉर्मली, जो हमने देख लिया वो निकल भी जाता है। और क्वालिटी भी देख लोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मेन ये क्लास है मिलिट्री साइंस के लिए, मिलिट्री साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो JRF नेट की तैयारी करना चाहते हैं और आने वाले समय में कभी न कभी पेपर देना चाहते हैं। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है एक राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा। ये बुक आप लोगों ने देखी होगी BA MA में, और ये है डॉक्टर लल्लन जी की। लल्लन जी की ही काफ़ी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, चाहे BA हो या फिर MA हो, उनमें उनकी ही काफ़ी किताबें हैं। और उनके बारे में आप लोगों के जो टीचर्स हैं उन्होंने बताया भी होगा कई बार। तो ठीक है, हम देखो, हम मेन चीज़ है कि देखो, या तो इस पूरी किताब को पढ़ लो या फिर जो मेन नोट्स हैं हम उन नोट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, और मैं कहूँगा कि अगर आप लोग JRF नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को एक ऐसी बुक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो बुक है ये राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, लल्लन जी की। और ये आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगी, या तो किसी लाइब्रेरी में मिल जाएगी अगर आप लोगों के स्कूल में कॉलेज में लाइब्रेरी है। एंड अगर लाइब्रेरी में नहीं मिलती है तो आप लोग बरेली के किसी बुक डिपो से, या फिर किसी बड़े, अगर आप लोगों के यहाँ पे कोई बड़ा बुक शोरूम है या बुक की दुकान है, उनसे कह करके इसका फ़ोटो भेज करके मंगा सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। सबसे सस्ता चीज़ है। वैसे मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन के दिमाग में ही नहीं था, क्योंकि मैं नहीं खरीदता और मुझे पता नहीं है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें है क्या। इसमें वो चीज़ें हैं जो सच में हमें JRF नेट में जो देखने को मिलती हैं, कुछ क्वेश्चंस। लेकिन मैं पूरा नहीं कहूँगा कि इसमें से कुछ भी आएगा या नहीं आएगा, हो सकता है कुछ भी ना आए इसमें से। लेकिन ये बुक ऐसी है कि जो हमारी जड़ को मजबूत करती है। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हमें मिलिट्री साइंस के अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर BA पास कर लिया है और MA भी कर लिया है, तो ये बुक तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि MA में भी ये पढ़ी ही होगी, हो सकता है BA में भी पढ़ी हो। तो ये जो बुक है ना, कैसे भी किसी भी हाल में रहनी नहीं चाहिए। ये बुक मंगा ही लेना कैसे भी, इस तरीके की है। और ये बुक पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बुक पढ़ोगे जब भी आप लोग का जो बेसिक है ना वो यार क्लियर होता है। मतलब मेरा भी ऐसे ही हुआ है, क्लियर हुआ है। अभी मैंने भी JRF नेट मतलब तैयारी कर रहा हूँ, क्लियर नहीं किया। 2 बार पेपर दिया, दोनों बार कैंसिल हो गया था। तीसरी बार 162 के आसपास आए थे। बस ऐसी स्टोरी है, सैड स्टोरी चल रही है मेरे और NTA के बीच में। ऐसे कभी वो आगे निकलता, कभी मैं आगे निकलता हूँ, लेकिन आगे वही रह रहा है। मैं तो बस पीछे चक्कर काट रहा हूँ। बस मुझे लग रहा है कि यार मैं सही हूँ और वो गलत। जब कभी लगता है कि वो पूरा ही गलत है, मैं थोड़ा सा सही हूँ, है ना। चलो ठीक है, देखो हम बात कर लेते हैं। इसमें 42 जो है पूरे टॉपिक्स हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, मुझे प्रॉपर नहीं पता आप लोगों को। देखो, ये जो टॉपिक्स हैं आप लोग एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि इनमें से जो नेट JRF का सिलेबस है आप लोग चेक करोगे तो उसमें ये सारे जो हैं मिल जाएंगे एक तरीके से। ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा इसमें, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके शीशे में देखोगे तो वो सीधा दिखाई देगा। तो ये ट्रिक है, आप लोग यूज़ कर लेना। देखो, थोड़ा सा मैं इसकी जो मेन चीज़ें हैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं मेरे वाले उसमें जो मेन नोट्स हैं मैं जो बताऊँगा उसमें नहीं है। तो मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं उसमें एकदम मेन चीज़ें रखी हैं, क्योंकि ये पूरी मैंने पढ़ रखी है। तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे ये पूरी पढ़नी चाहिए, और आप लोगों को भी आप लोगों को तो पूरी पढ़नी चाहिए। और देखो, मैं अगर इसको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक एक चीज़, और एक एक चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा, या मैं पढ़ूंगा, तो मैं कर सकता हूँ अगर आप लोग ये पूरा देखो तो, है ना। लेकिन अगर आप लोग नहीं देखोगे पूरा तो फिर ये मेरे लिए ऐसे होगा कि जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना, और वो भैंस ने भी वो बीन नहीं सुनी। भैंस भी देख करके और सो गई या फिर आंख बंद कर ली। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा
कि जो मैंने नोट्स बनाया वो मैन आप लोग पढ़ लो। मैन चीज़ें हैं जो आप नोट्स बना लो। देखो मैं बोलूँगा एक तरीके से जो मैं अगर समझा सकता हूँ या फिर अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूँ अपने पोथी पत्र, ठीक है। वैसे मुझे अधूरी कापियाँ लग रही हैं क्योंकि मेरी कुछ किताबें हैं, कुछ कापियाँ मेरी गायब हो चुकी हैं, और वो गायब की हैं मैंने खुद ने। और वो किस तरीके से की हैं, देखो सबसे पहले आता है राष्ट्रीय हित। इसके राष्ट्रीय हित के अर्थ, आयाम एवं प्रासंगिकता, ठीक है। तो जिन चीज़ों से हमारा जो राष्ट्र है बना है उनको सफल व आगे बढ़ाने के लिए ही आगे बढ़ाने को ही राष्ट्रीय हित कहते हैं, ठीक है। ये मेन चीज़ है। बस मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सिंपल होती हैं लेकिन हमें नहीं पता रहता, लेकिन राष्ट्रीय हित तो हमें एक बेसिक सी चीज़ है कि राष्ट्र में जो राष्ट्र के हित को बढ़ाती है वो सारी चीज़ें राष्ट्रीय हित होती हैं। इसके अंग हैं समाज है, आर्थिकता है ना, राजनीति है, सामरिकी है, सांस्कृतिक है, और धार्मिक है, आध्यात्मिक है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे देश के अंदर रहती हैं, और ये सारी चीज़ें जब बढ़ती हैं तो राष्ट्रीय हित बढ़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय हित राष्ट्र की विदेश नीति का मुख्य तत्व होता है। राष्ट्रीय हित जो होता है हमारी राष्ट्र की विदेश नीति का मुख्य तत्व होता है। जब भी हम जब किसी देश के साथ में कुछ भी वार्तालाप करते हैं अपने देश से संबंधित, या फिर कोई सुरक्षा को लेकर के या किसी भी तरीके की कोई नीति वीति बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या ये हमारे राष्ट्र के हित के लिए सही है या नहीं है। राष्ट्र के हित का मतलब है कि हमारे लोगों के हित के लिए, हमारी समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए सही है या नहीं है, ठीक है। अब आता है परिभाषा। परिभाषाएं बहुत सारे लोगों ने दी हैं और मेन परिभाषाएं हैं। अगर देखो हम नॉर्मल कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम इनको ना पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेट में कभी भी कोई भी चीज़ आ सकती है। दूसरी चीज़ है कि जब नेट करने के बाद में भी अगर हमें पेपर देना होगा तो उनमें भी इनमें से कोई सी भी चीज़ आ सकती है। हम उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ जो है हमारे नेट के जो पेपर है उसमें आएगी, तो ये हमें पढ़ना ही होगा। तो एक वर्नर वॉन डायक है, उन्होंने परिभाषा दी है कि राष्ट्रीय हित वह है जिसे राज्य पारंपरिक संबंधों में प्राप्त करता है तथा सुरक्षित रखता है। इसका अर्थ प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की इच्छाएं हैं। ये वर्नर वॉन डायक की परिभाषा है। अब आते हैं चार्ल्स लर्स। चाल आधा है, पूरा स और स के ऊपर रा, चार्ल्स लर्स। इन्होंने परिभाषा दी है राज्य हित साधारण, दीर्घकालीन तथा निरंतर बना रहने वाला वह उद्देश्य है जिसे राज्य, राष्ट्र तथा सरकार सभी पूरा करने में लगे रहते हैं। हाँ, तो देखो चार्ल्स लर्स ने कहा है कि राष्ट्रीय हित साधारण, दीर्घकालीन तथा निरंतर बना रहने वाला वह उद्देश्य है जिसे राज्य, राष्ट्र तथा सरकार सभी पूरा करने में लगे रहते हैं। चार्ल्स लर्स का कहना है कि राष्ट्रीय हित साधारण, दीर्घकालीन तथा निरंतर बना रहने वाला वह उद्देश्य है जिसे राज्य, राष्ट्र तथा सरकार सभी पूरा करने में लगे रहते हैं। बात तो कुछ ठीक सी है, लेकिन ये हमारे दिमाग से ऊपर जाने वाली बातें हैं, क्योंकि ये हमारे बस ऐसे ही है, बोरिंग तरीका लगता है हमें। और सच में हमें ना बोरिंग चीज़ें दी गई हैं यार। कोई भी चीज़ इससे पहले की दी गई है वो बोरिंग ही दी गई है, हमें इंटरेस्टिंग चीज़ ही नहीं दी गई है। इंटरेस्टिंग चीज़ें तो आज का ज़माना दे रहा है। चलो अगला पढ़ लेते हैं। मार्गन थाउ थोड़ा सा ताऊ बढ़िया है, बस लगता है ठीक है, ताऊ को पढ़ा जा सकता है। मार्गन थाउ का राष्ट्रीय हित की अवधारणा सर्वजन हिताय जैसी है। राष्ट्रीय हित के दो भाग होते हैं, प्रमुख हित और राष्ट्रीय सुरक्षा। दो भाग होते हैं। दो भागों में कौन कौन से भाग होते हैं भाई? राष्ट्रीय हित के दो भाग होते हैं, पहला प्रमुख हित होता है और दूसरा होता है गौण हित। गलत मत लेना भाई, और सुन मत लेना गलत इधर उधर। प्रमुख हित में आता है राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास है, अनुकूलन विश्व व्यवस्था है, और दूसरा है गौण हित,
इसमें आता है किसी देश की जनसंख्या सामने वाले देश पर कितने डिपेंड है एंड अंदर कितनी कार्यरत है। इनडायरेक्ट अंदर लोगों के हितों को देखना भी इसी के अंदर आता है, गौण हित के। राष्ट्रीय हितों में सुरक्षा का स्थान सर्वोपरि है। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि में उपकरण कूटनीति, प्रचार, आर्थिकता, संधियां, गठबंधन, युद्ध, बहिष्कार, नाकेबंदी तथा संबंध विच्छेद और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, ये सब कुछ होता है। अब देखो, मार्गेन ताऊ ने सबसे अच्छी बात कही थी कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा सार्वजनिक हिताय जैसी है। राष्ट्रीय हित के दो भाग होते हैं, एक प्रमुख भाग होता है और एक गौण हित होता है। मतलब राष्ट्रीय हित को बढ़ाने वाले दो तरीके के कारण हैं और दोनों मुख्य हैं कि एक तो फ्रंट में दिखाई देते हैं कि हाँ भाई ये कारण है जो राष्ट्रीय हित को बढ़ा रहे हैं, और दूसरे जो है अंदर धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ाते ही हैं, है ना। सिक्योरिटी भी बढ़ रही है राज्यों के अंदर, गाँवों के अंदर, और ये सारी चीज़ें सरकारें काम कर रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे उस लेवल पे भी काम हो रहा है, राष्ट्रीय हित बढ़ ही रहा है। तो ये लेकिन हल्का हो गया, गौण हो गया, छिपा हुआ हो गया। अब अगला आता है राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के उपकरण बताया जाए। अभिवृद्धि मतलब जिन चीज़ों से जो है राष्ट्रीय हितों में वृद्धि होती है धीरे धीरे, वो किन किन चीज़ों से होती है। पहली है कूटनीति। मतलब कूटनीति मतलब लंबा सोचना, और उसके लिए जो कूटनीति वाले ऐसी बुद्धि वाले जो लोग हैं जो राजनीति में जाते हैं, वो लोग इस कूटनीति का उपयोग करते हैं कि इसके साथ हमें ये करना है, इसके साथ, इस देश के साथ ये करना है, हमें वोट कैसे चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें। प्रचार करने से हमारी राष्ट्रीय हित बढ़ते हैं। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसको और देशों को बताओ, और देशों की जनता को बताओ, वो अट्रैक्ट होते हैं, देखते हैं भाई क्या हो रहा है, कौन सी जगह क्या कितनी आलीशान है, ठीक है। आर्थिक सहायता, दूसरों को जब आर्थिक सहायता देते हैं तो एक सहयोग पावर बढ़ती है और स्ट्रेटजियाँ बढ़ती हैं, और बहुत सारे जो है जो विश्वास है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी हमें राष्ट्रीय हित ही बढ़ता है, नुकसान नहीं होता किसी देश को। जिस तरीके से बहुत सारे बड़े जो अभी देश हैं वो यही स्ट्रेटजियाँ अपनाते हैं। संधियाँ, गठबंधन मतलब अलग अलग एक अच्छे तरीके से विकास करने वाले और लगातार आगे चलने वाले संधियाँ, गठबंधन करना। युद्ध, बहिष्कार मतलब युद्ध को जितना हो सकता है उसको दूर रखना, दूर करना, ये होना चाहिए। नाकेबंदी व संबंध विच्छेद। साम्राज्यवाद मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाना। और उपनिवेशवाद बस सुनते आ रहे हैं, बाकी छोड़ो। उपनिवेश का मतलब है अपना एक स्थान से हट करके दूसरी जगह पर रहना, मतलब एक स्थान की जगह पे दो स्थान बनाना। पहले स्थान जो मैन है और दूसरा भी अपन ने बना लिया, एक उप बना लिया, मैन को छोड़ करके दूसरे पे भी नहीं आता है। अब 9 अप्रैल 2017 को जम्मू कश्मीर के बड़गांव के उपचुनाव के दौरान उतली गांव में पोलिंग स्टेशन को 12 उग्रवादियों ने घेर लिया था। मेजर गोगोई को आईटीबीपी के कमांडर के इमरजेंसी कॉल मिली कि भाई क्विक रेस्पॉन्स टीम के साथ में जाकर के भारत विरोधी नारा देना है। नारा देने वाले जो फारूक अहमद डार है, बोनट पर बांध लिया है, उसको बोनट पर बांध लिया है। उसने जो है कोई बोल लिया था कुछ, तो ये चीज़ है। मतलब राष्ट्रीय हित को थोड़ा सा कमांडर की वो दिखाई गई है यहाँ, एक छवि कि कमांडर किस तरीके से इमरजेंसी जो सिचुएशन में अपना जो है दिमाग लगा लेता है, दिमाग लगा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं पीटर राष्ट्र राज्य अवधारणा एवं विकास। राष्ट्र राज्य की अवधारणा एवं विकास, ठीक है, जल्दी ख़त्म करेंगे। पीटर कैजेस्टीन सामाजिक विश्व मानव चेतना का विश्व है। पीटर कैजेस्टीन कहते हैं कि सामाजिक जो विश्व है वो मानव चेतना का विश्व है ना। जैसे जैसे उसके विचार, भाषा, चिन्ह, संकेत, मनुष्य की आपसी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा जो है समाज बढ़ता है, विश्व बढ़ता है। राज्य की उत्पत्ति निम्न तरह से मानी जाती है। अच्छा, राज्य की उत्पत्ति जो है मानी जाती है, राज्य की ही नहीं किसी भी देश की उत्पत्ति जो मानी गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो किस किस तरीके से मानी गई है वो हम देख लेते हैं।
कि राज्यों की उत्पत्ति एक तो दैवीय उत्पत्ति से मानी गई है कि हो सकता है देवियों से हमारा जो राज्य है वो उत्पन्न हुआ हो। शक्ति उत्पत्ति से कि भाई कि लोग थे और उसके बाद में एक ने दूसरे पर शक्ति हासिल कर ली, एक बड़ा हो गया, उसके बाद में शक्ति की उत्पत्ति हुई। पितृसत्तात्मक सिद्धांत से राज्य बना है। पितृसत्तात्मक मतलब पिता की सत्ता पर बैठने वाला पुत्र। मातृसत्तात्मक माता का जो पुत्र था वो बैठ गया, है ना, उससे हुआ है। सामाजिक समझौतों से उत्पन्न हुआ है। ऐतिहासिक या विकासवादी मतलब इतिहास इस तरीके से दोहरा गया है, इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ है कि विकास अपने आप हो गया। तो आप लोगों को कौन सा इसमें से सही लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है ये देश कैसे, राज्य कैसे बन गए। यहूदियों की धर्म ग्रंथ है एक ओल्ड टेस्टामेंट में राजा को ईश्वर द्वारा बनाया गया बताया है, ठीक है। और रॉबर्ट फिल्मर कहते हैं कि दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मैं मानता हूँ। रॉबर्ट फिल्मर किसको मानते हैं कि हम लोग और ये जो हमारा राज्य है वो दैवीय शक्ति से उत्पन्न हुआ है। और यहूदी किससे मानते हैं, उनकी जो धर्म ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि राजा को ईश्वर द्वारा बनाया गया बताया है। अब ब्लंट सली बताते हैं कि बिना शक्ति के ना कोई राज्य उत्पन्न होता है और ना ही कोई राज्य स्थायी रहता है। अब बॉन हार्डी, ये सारे जो नोट्स हैं वो आप लोगों को देखने हैं, बनाने हैं, बैठने हैं। बॉन हार्डी कह रहे हैं कि शक्ति ही सर्वोच्च सत्य है, क्या उचित है और क्या अनुचित इसका निर्णय शक्ति या युद्ध से किया जाता है। अब पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं सर हेनरी मैन, और इनको ही माना जाता है पितृसत्तात्मक में। ये कभी भी आ सकते हैं, कोई भी नाम आ सकता है कि इसको मानने वाला कौन सा है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं सर हेनरी। हाँ, तो हम दोबारा से आते हैं जहाँ पर हम थे, क्योंकि थोड़ा सा हमें दोबारा बार बार आना ही पड़ेगा। अच्छा, अगले हैं हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, सर हेनरी पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। सर हेनरी मैन को माना जाता है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत में वंश माता के नाम से चलते हैं। ये कहते हैं मैकलेनन व मार्गन माता को मानते हैं और माता के सिद्धांत में ही वंश जो है माता के नाम से चलता है, ये दोनों का मानना है। सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति होती है। ये मनुष्यों के ऐच्छिक समझौते से हुई है। रूसो कहते हैं मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और परंतु बंधनों में जकड़ा रहता है। वास्तव में बात तो सही है कि मनुष्य जो है पैदा स्वतंत्र होता है लेकिन हमेशा ही बंधनों में जकड़ा रहता है, कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाता, है ना। किसी न किसी बंधन में फंस ही जाता है, चाहे गर्लफ्रेंड का हो, चाहे फिर अगर लड़की है तो बॉयफ्रेंड का हो, और या फिर शादी के बाद में पति का हो, या फिर दूसरी तरफ सास का पूरा कटघरा हो। तो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत में ये मानते हैं जो भी जितने भी लेखक और इतिहासकार हैं कि राज्य क्रमिक विकास से मानने वाले मतलब राज्य जो है क्रमिक विकास से चला है और बना है। और ये मानते हैं लीलाक मानते हैं यही, और गार्नर मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति सबसे उपयुक्त सिद्धांत यही है कि ये इतिहास और विकासवादी सिद्धांत से बना है। राज्य और राष्ट्र में संप्रभुता का अंतर है। राज्य और राष्ट्र में संप्रभुता का अंतर है। आज़ादी से पहले भारत जो था राष्ट्र था और राज्य नहीं था, लेकिन अब भारत को राष्ट्र भी कह सकते हैं और राज्य भी कह सकते हैं, ठीक है। राज्य और राष्ट्र में अंतर मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, ठीक है। और अब है गिलक्रास्ट कहते हैं कि राज्य एक ऐतिहासिक विकास का फल है। वर्गेस कहते हैं कि राज्य मानव समाज का निरंतर विकास है। और मैकारवर कहते हैं कि राज्य एक ऐसा समूह है जो सरकार द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करता है।
विल्सन वुड्रो कहते हैं कि एक निश्चित भूभाग पर विधि के लिए संगठित जनता को ही राज्य का दर्जा दिया जाता है। गैटल ने राज्य के 4 तत्व बताए: जनता, स्वदेश, सरकार, संप्रभुता। अच्छा, इसने 4 तत्व कौन से बताए? जनता, प्रदेश, सरकार और संप्रभुता। गार्नर ने बताया है कि एक समूह, एक प्रस्थायी प्रदेश, अंतबाह्य संप्रभुता और राजनीतिक तंत्र ये होने चाहिए। स्टीवन रोजन व वॉल्टर जोन्स कहते हैं कि प्रत्येक राज्य में कुछ खास क्षमता होती है जिसकी वजह से वो विश्व मंच पर अपना प्रस्ताव डालता है। और स्पीरो को मानना है कि राष्ट्र राज्य व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब अगला पार्ट आ जाता है, हमारा लेसन आ जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा एवं आयाम। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा एवं इसके आयाम। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की दुनिया में लगातार बढ़ते ही रहना होगा, जिससे पूर्वजों की तरह संघर्ष ना करना पड़े, तभी देश को सुरक्षित रख सकते हैं। परिभाषा है इसकी, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा की, चार्ल्स लर्स के द्वारा। राष्ट्रीय हित साधारण, दीर्घकालीन, निरंतर बना रहने वाला उद्देश्य है और जिसे राष्ट्र व सरकार मिलकर पूरा करते हैं। ब्रुकिस कहते हैं कि राष्ट्रीय हित वह हित है जिसे एक राष्ट्र अपने राष्ट्र की सुरक्षा तथा कुशलता के लिए आवश्यक समझता है। अब अगली परिभाषा कोलम्बिस व वुल्फ की। अपनी स्पष्टता के बावजूद राष्ट्रीय हित की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या करने वाली अवधारणा है। और बीबी डाइक आ जाते हैं, वही जो मैंने बीबी डाइक इसमें पहले बताया था, वर्नर वॉन डाइक। अब इनके द्वारा यहाँ परिभाषा है, राज्य राष्ट्रीय हित को पारंपरिक संबंधों के जोड़े रखने व सुरक्षित रखने की अवधारणा है। राष्ट्रीय हित के 3 मूल तत्व होते हैं। ये कुछ ऐसी हेडिंग्स जो हैं वो एकदम माइंड में भर लेना कि राष्ट्रीय हित के 3 मूल तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं राष्ट्रीय हित के? पहली सुरक्षा, दूसरा राष्ट्र का विकास और तीसरा विश्व व्यवस्था का विकास। राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा अलग है। राष्ट्रीय हित अलग है और राष्ट्रीय सुरक्षा अलग है। तो हम देख लेते हैं आगे चलने वाले समय में कि क्या है। विश्व अपने सैन्य खर्चों पर विश्व के उत्पादन का काफ़ी रुपया खर्च करता है। और जो कि हम बात करें कि 2020 से पहले तक तो विश्व अपने टोटल जीडीपी का 7% के आसपास खर्च करता था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिभाषाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषाएं अगर देख लेते हैं तो उनमें पहले आते हैं फ्रांक ट्रेजन और फ्रांक सिगोनी। ये कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकारी नीति का एक अंग है। राष्ट्रीय सुरक्षा सरकारी नीति का एक अंग है जिसका उद्देश्य वर्तमान की सुरक्षा और आगे शत्रु से ज़्यादा सुरक्षा अपने पास बनी रहे। अब जे बंधु उपाध्याय कहते हैं कि राष्ट्र की अखंडता, प्रभुता, जन धन को सुरक्षित रखना ही सुरक्षा है। वॉल्टर लिपमैन आ जाते हैं। अब वो क्या बताते हैं कि कोई राष्ट्र उस सीमा तक सुरक्षित है जितनी दूर वह युद्ध से रहना चाहता है, लेकिन अपने मूल्यों को कुर्बान करने का कोई खतरा नहीं है। और यदि उसे ललकारा जाए तो वह अपने मूल्यों को युद्ध में जीतकर कायम रख सके। इतना इसे परिभाषा दी है। विश्व में कुल विस्फोटक क्षमता 2 अरब TNT के बराबर है। ये एक हेडिंग है। अब EH कार आ जाते हैं और ये परिभाषा देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि में युद्ध की छाया सदैव घूमती रहती है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा का इतना महत्व है। सुरक्षा, रक्षा व प्रतिरक्षा देख लेते हैं तीनों क्या क्या है। सुरक्षा का इंग्लिश में कहते हैं इसको सिक्योरिटी, जिसका अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, रक्षा, निहित, मतलब सभी तरीके की सुरक्षा। जबकि रक्षा सुरक्षा का एक अंग है। रक्षा जो है सिक्योरिटी के अंदर आती है, ठीक है। और सिक्योरिटी सुरक्षा जो पूरे देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए भी हो सकती है। रक्षा डिफेंस सिर्फ किसी पर्सनल चीज़ के लिए या फिर कुछ पर्सनल आ जाता है, उसका जो क्षेत्र है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। रक्षा तथा प्रतिरक्षा, काउंटर डिफेंस, किसी आक्रमण के विरुद्ध बचाव करना,
तो वो भी छोटा आ जाएगा, सुरक्षा के अंदर ही आ जाएंगे, रक्षा और प्रतिरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा के कारक, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा को कौन कौन से कारक हैं। पहला है भौगोलिक तत्व, मतलब लोकेशन, आकृति, विस्तार, सीमाएं, सीमांत, जलवायु, मुख्य, ये सारी जो हैं भौगोलिक तत्व ये राष्ट्रीय सुरक्षा के कारक हैं। अब DRDO से इसके लिए एक परिभाषा देते हैं कि भू राजनीति देशों में राष्ट्रों के प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन ही राष्ट्रीय सुरक्षा है, और इसके लिए भौगोलिक तत्व बहुत महत्व रखते हैं, ये कह रहा है। अब KM पाड़ेकर कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्वों का अध्ययन अत्यंत अनिवार्य है ना। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि किसी राष्ट्र का विस्तार, जनसंख्या, समुद्र, पर्वत, वन, रेगिस्तान राष्ट्र की शक्ति एवं सागरिकी को प्रभावित करते हैं। बात सही है कि भौगोलिक तत्वों का अध्ययन अत्यंत अनिवार्य है, और ये ज़रूरी है कि हमारे देश में क्या है, किस तरीके का भौगोलिक क्षेत्र है, वो हमें पता रहना चाहिए। पिनरीज पर्वतमाला स्पेन का आरक्षक दुर्ग है। पिनरीज पर्वतमाला के बारे में बहुत सुना है कि ये एक ऐसी पर्वतमाला है जिसे कोई चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, सबसे बड़ी पर्वतमालाओं में से एक है, या हो सकता है सबसे बड़ी पर्वतमाला हो, स्पेन में है, और स्पेन का रक्षक दुर्ग है ये, एक तरीके से स्पेन की रक्षा करती है। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड की तटरेखा का प्रहरी है। अटलांटिक व प्रशांत महासागर से अमेरिका का प्राकृतिक सुरक्षा बनी रहती है। रैमवेन्स्टीन कहते हैं कि रेगिस्तान कुशल युद्धवेत्ता के लिए स्वर्ग के समान है, वह क्वार्टर मास्टर के लिए वह नरक से कम नहीं है। कौन कह रहे हैं? रैमवेन्स्टीन। कभी कभी ये एक एक लाइन के प्रश्न पेपर में कभी भी आ सकते हैं। तो रैमवेन्स्टीन ने कहा है कि रेगिस्तान कुशल युद्धवेत्ता के लिए स्वर्ग के समान है, वो क्वार्टर मास्टर के लिए वह नरक से कम नहीं है। अब फैंग ओवन आ जाते हैं और ये कहते हैं कि द्वितीय महायुद्ध में अपनी पुस्तक मैंने लिखी, और इसमें सिंगापुर के पतन में भारत से इस युद्ध में आने वाली सेनाएं जंगल युद्ध, पहाड़ी युद्ध व तटीय व दलदली युद्ध में प्रशिक्षण के अभाव में यौद्धिक कार्रवाई नहीं कर सकी। ये फ्रैंक ओवन ने कहा है। लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि सीमाएं व सीमांत तलवार की धार हैं जिन पर राष्ट्रों के आधुनिक युद्ध लटकते रहते हैं। कौन कह रहा है? लॉर्ड कर्जन कह रहा है कि सीमाएं व सीमाओं के अंत जो है तलवार की धार हैं जिन पर राष्ट्रों के आधुनिक युद्ध लटके हुए रहते हैं। हंटिंगटन ने कहा है कि जलवायु को भी प्रमुख कारण बताया है, और कहा है कि 32.5 से लेकर के 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के बीच का तापमान विकास और प्रकृति की दृष्टि से उपयोगी है। वो अलग ही कहानी में लगा हुआ है ना। प्राकृतिक संसाधन, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों में सबसे पहला भौगोलिक तत्व है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। दूसरा प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन के अलावा आ जाता है ये दो इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी से। प्राकृतिक संसाधन को ब्रूस कहते हैं कि प्राकृतिक संपदा को, देखो प्राकृतिक संसाधन तो पता ही होगा प्राकृतिक संसाधन क्या है। जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो भी चीज़ें प्रकृति हमें देती है, वो सारी चीज़ें प्राकृतिक संसाधन है जिनसे कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा लेता है और बढ़ जाती है, क्योंकि प्रकृति के खजाने में ना जाने किस किस तरीके की क्या क्या चीज़ें अमूल्य वस्तुएं छुपी हुई हैं, जिनको हम आदमी जो नॉर्मल लोग हैं वो यूज नहीं कर सकते, ना ही निकाल सकते, ना परिष्कृत कर सकते हैं। मतलब उनको क्या ही करेंगे। किसी को तेल का कुआं मिल जाए तो वो कैसे मशीनें लाएगा, कैसे क्या करेगा, और या फिर किसी को कोई खदान मिल जाए बहुत तगड़ी को उसकी हीरे की या कुछ भी मिल जाए, वो उनको नहीं निकाल सकता, उसके पास ना लाइसेंस है और ना ही इतना निकाल पाएगा। अगर कोई क्रिमिनल माइंड है या फिर दमदार वाला वो वाला माइंड है कि भाई पंगा लेंगे, वो वाले कुछ कर सकते हैं।
ठीक है, जो मूवियों में दिखाया जाता है रॉकी भाई जैसे, है ना। तो देखो प्रकृति में हर संसाधन है, हर जगह कोई ना कोई संसाधन है। जिस घर में हम बैठे हैं उसमें ये पत्थर, चूना, मिट्टी, रेत, पानी, ये सब संसाधन है। जो कुछ भी हमें मिलता है, हो सकता है पानी भी बेचा जाए और पानी को दूसरे देश को दिया जाए तो वो बहुत अच्छा खासा पैसा दे। पत्थर को बेचा जाए, पत्थर पैसा देता है, हर चीज़ पैसा देती है। तो वो प्रकृति के संसाधन हैं जो कि हर देश को इम्पोर्टेंट हैं, और हर देश के संसाधन सुरक्षित रहें वो हर देश की जिम्मेदारी है, और ये सुरक्षा के लिए दूसरा है। इसीलिए अब इनके बारे में बताते हैं। देखो कि ब्रुस बताते हैं कि प्रकृति संपदा को प्लंडर इकोनॉमी कहा है। ब्रुस ने कहा है कि प्राकृतिक संपदा को प्लंडर इकोनॉमी में मैं कहता हूँ, अर्थात ऐसी संपदा है ये जिसे हम प्रकृति से छीनते हैं लेकिन उसे वापस नहीं करते। बात तो अच्छी कही है कि प्रकृति से हम सिर्फ छीनते हैं सब कुछ, लेकिन उसे वापस नहीं करते। जिम्मरमैन का कहना है कि वे तत्व संसाधन कहलाते हैं जो किसी देश या मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति या कठिनाई के समय में पूर्ण रूप से निवारण में सहायक होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो और या मानव संसाधन हो। अब प्राकृतिक संसाधन में आते हैं भू संसाधन है, वन संसाधन है, जल संसाधन है, मछली संसाधन है, शक्ति के संसाधन है, खनिज संसाधन है ना, समझ में आ गया। और भी संसाधन है जिनके बारे में हमें नहीं पता। और ये मैं अभी ये मैन बता रहा हूँ कि जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया आ जाए, आप लोगों को पता चल जाए, है ना। बाकी जो है आप लोग इनको पढ़ सकते हैं डिटेल में कहीं से भी, कहीं इस किताबों को लेकर के। और देखो मैं एक वो बता देता हूँ थोड़ा सा मैन चीज़ें। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 44% भाग पर कृषि होती है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 44 भाग पर कृषि होती है, जो अमेरिका में 18% पर खेती होती है, रूस में 10% पर खेती होती है, चीन में 15% पर होती है, और भारत में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि 0.82 एकड़ है। समस्त भौगोलिक भूभाग के 22.7% भाग पर वन है। हमारे समस्त भौगोलिक भूभाग के, न कि हमारे देश के। वनों के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत को आर्थिक सहायता की गई है, जिससे संपूर्ण देश के सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जा सके। जल संसाधन में भारत में दो तरह के से पाया जाता है, एक भूस्तरीय जल पाया जाता है और एक भूगर्भ में। मछली संसाधन आप लोगों को पता ही होगा। अब है खनिज एवं शक्ति के संसाधन। भारत में 3 प्रकार के खनिज हैं, इनमें से हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त है जो प्रचुर मात्रा में भारत में उपलब्ध है। कोयला, चूने का पत्थर, कैल्साइट, नमक, सोना। दूसरा है जिनको अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए विदेशों से आयात किया जाता है। ऐसे खनिज हैं पेट्रोलियम है, चांदी है, तांबा है, पारा है, क्रोमियम है, प्लेटिनम है आदि। तीसरे वे खनिज जिन्हें अपनी आवश्यकता पूरा करने के बाद विदेशों को निर्यात किया जाता है, जैसे कच्चा लोहा है ना, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, अपरक है। तो खनिज यहाँ हमारे पास 3 प्रकार के हैं। एक जो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में है, दूसरे जो हमारे पास है ही नहीं, वो दूसरे देश से खरीदने पड़ते हैं। तीसरे इतने हैं कि वो हमारे सारी आवश्यकता पूरा कर देते हैं और वो हमें दूसरे देश को बेचने पड़ते हैं, जिनमें कि कच्चा लोहा है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, अपरक है, और भी है, आदि कर लेना। लेकिन हमें आदि पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं। अब है आर्थिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास। ये सुरक्षा के लिए तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट भौगोलिक तत्व था, दूसरा प्राकृतिक संसाधन, और तीसरा है आर्थिक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास। ठीक है। और चौथा है यातायात और संचार का विकास। किसका? यातायात और संचार का विकास। तो हम थोड़ा यातायात और संचार के अंदर पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय एकता में महत्व, आर्थिक व औद्योगिक विकास में महत्व होता है। यातायात और संचार से क्या क्या होता है ये एक बार और देख लो। राष्ट्रीय एकता में का जो महत्व वो बढ़ता है ना। एकता बढ़ती है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की जो सुविधाएं हो जाती हैं तो पूरा देश एक हो जाता है ना, आसानी से आना जाना हो जाता है। आर्थिक व औद्योगिक विकास में महत्व बढ़ता है। जब आने जाने की व्यवस्था हो जाएगी, यातायात की व्यवस्था हो जाएगी, तो कोई भी उद्योग
वालों को ज़्यादा समस्या नहीं होंगी, तो उद्योग ज़्यादा होंगे और आर्थिक स्थिति जो है देश की वो बढ़ेगी। अब तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में महत्व। जब हमारे देश के अंदर आने जाने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और व्यवस्थाएं सही होगी, तो अंतर्राष्ट्रीय लोग भी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो पर्यटक हैं और भी नज़रें हैं वो आएंगी। प्रशासनिक कार्य कुशल बनाए रखने में महत्व होगा और युद्धकालीन महत्व बढ़ता है। यातायात के साधन हमारे देश में 3 हैं, रेल है, वो 4 हैं, रेल है, सड़क है, जल है, वायु है, और आने वाले समय में और देखने को मिलेंगे जो कि अभी नहीं है। अब ये चीज़ें मेन नहीं है, बाकी अब देख लेते हैं। एक सेकंड। अभी अगर कभी भी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इस वाले टॉपिक के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जोड़ लेना, जैसे कि मतलब जल परिवहन से संबंधित, जैसे बंदरगाह हैं और नए बंदरगाह रूट कौन कौन से हैं, एंड भारत के कई गलियारे बना का हो सकता है उस समय पे जब पढ़ रहे हो आप लोग, तो कोई गलियारा हो तो वो नया बना हो रूट, तो ऐसी चीज़ें तैयारी के लिए ज़्यादा पढ़ लेना, ठीक है। अब भारत के उच्च स्तर का जो रक्षा तंत्र है भारत का, वो किस तरीके की रूपरेखा है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रपति है, भारत की रक्षा का सबसे ऊपर कमांडर होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो सबसे ऊपर इमेजिन कर लो कि राष्ट्रपति है, फिर उसके नीचे आ जाओ तो नीचे सारे मंत्रियों की केंद्रीय मंत्रिमंडल है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसमें सारे जो है वो बैठते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति के नीचे केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के नीचे होगा वो मंत्रिमंडल की राजनीतिक अथवा रक्षा समिति। केंद्रीय मंत्रिमंडल के नीचे है रक्षा समिति। कौन है? रक्षा समिति। और रक्षा समिति के नीचे है रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री के नीचे जो है वो 1 2 3 4 5 रक्षा मंत्री जो है 5 चीज़ें संभालता है। रक्षा मंत्री के नीचे सबसे मेन जो होता है और वो सारे काम एक तरीके से संभालता है, नाम मात्र के हैं वो 4 चीज़ें कि जो रक्षा मंत्री संभालता है वो वही संभालता है, उसका नाम है रक्षा सचिव। रक्षा सचिव इन्हीं के नीचे काम करता है। दूसरा उप रक्षा मंत्री के नीचे ही काम करता है। और तीसरा रक्षा समितियाँ जो हैं वो भी रक्षा मंत्री ही देखता है। और अगला है रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद, और उसके बाद है रक्षा मंत्री की उत्पादन समिति। और रक्षा सचिव, यहाँ जो 4 हैं, रक्षा समिति, उप रक्षा मंत्री, रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद, रक्षा मंत्री की उत्पादन समिति, ये चारों हट जाती हैं एक तरीके से। ये चारों बस रहती हैं। मेन जो एक्टिव रहता है वो रक्षा सचिव रहता है। और रक्षा सचिव के नीचे थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष काम करते हैं। और इन तीनों के नीचे, जैसे थल सेना अध्यक्ष के नीचे थल सेना का मुख्यालय आता है, और नौसेना अध्यक्ष के नीचे नौसेना मुख्यालय आता है। वायु सेना अध्यक्ष के नीचे वायुसेना का मुख्यालय आता है, और वही इनको संभालते हैं। अब आता है सशस्त्र सेना के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो सशस्त्र सेना के संदर्भ में राष्ट्रपति की क्या क्या जो है शक्तियाँ हैं। तो सशस्त्र सेना के संबंध में हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो सलाह होती है उस पर काम करता है। राष्ट्रपति असैनिक व्यक्ति होता है, फिर भी उसे संविधान के 53वें अनुच्छेद के अनुसार
तीनों सेनाओं एवं उनके अध्यक्षों को नियंत्रण एवं निर्देशित करने का अधिकार है। संविधान के अनुसार 352, 356, 350 के अनुसार निम्न 3 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जा सकती है। कब कब की जा सकती है? जब 352 अनुच्छेद के अनुसार अगर देश में युद्ध छिड़ा हुआ हो, बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया हो, सशस्त्र विरोध या उनकी संभावनाओं से उत्पन्न हुआ हो, तब जो है आपातकालीन स्थिति लगाई जा सकती है, और ये है अनुच्छेद 352 के अनुसार। अब है अनुच्छेद 356 के अनुसार, तो इसमें है राष्ट्रपति की शक्ति कब आपातकालीन स्थिति लगा सकता है कि राज्यों की संवैधानिक मशीनरी असफल हो जाए, मतलब राज्यों के अंदर का जो संविधान है वो किसी तरीके का काम ना करे, बंद हो गया हो, तब ये 356 के अनुसार अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पूरे देश में आपातकालीन स्थिति लगा सकता है। अब 350 वाला जो अनुच्छेद है उनके अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा हो, किसी भी राज्य में अगर संविधान के अनुसार वहाँ राज्य नहीं चल रहा हो, तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, मतलब आपातकालीन जो स्थिति है वो पैदा की जा सकती है ना, घोषणा की जा सकती है कि भाई बस हो गया, फाइनल डिसीजन। मंत्रिमंडल के लिखित पत्र के बिना राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा नहीं कर सकता। ठीक है। राष्ट्रपति वित्तीय संकट के समय सभी मंत्रियों, उच्च अधिकारियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में कटौती कर सकता है। वित्तीय के संकट के समय सभी मंत्रियों का पैसा रुक सकता है, उच्च अधिकारियों का रुक सकता है, न्यायालय का रुक सकता है, उच्च न्यायालय का रुक सकता है, और न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन रुक सकता है, उसमें कटौती हो सकती है। ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। एक है अमर नंदी राष्ट्रपति की उक्त शक्तियों में भरी एक बंदूक के समान है, जिसे वे लोगों के हित व अहित के लिए यूज कर सकते हैं। अमर नंदी कहते हैं कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं हाथ में भरी हुई एक बंदूक की तरह है, कि वो जिसके लिए इस्तेमाल करें उसके लिए कर सकते हैं, है ना। अब है भीमराव अंबेडकर ने कहा था राष्ट्रपति मंत्रियों के परामर्श से ही कुछ कर सकता है। राष्ट्रपति अगर मनमानी करने का प्रयास करे तो उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी है, बस उसके पद को अधिकारों व आदरणीय वाला बनाया है। संसद में सशस्त्र सेनाओं व रक्षा मामलों पर बहस की जाती है और संसद ही रक्षा वित्त पारित करती है। ठीक है। तो अगर रक्षा के लिए बजट चाहिए, रक्षा मामलों के लिए पैसे की ज़रूरत है, कोई सुधार की ज़रूरत है, तो कहाँ पे उसके लिए बहस होती है? संसद में। और भारत में रक्षा और विदेशी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। भारतीय जनता को रक्षा मामलों की कोई वर्तमान सूचना नहीं होती। जो संसद में बहस कर रहे लोगों के सामने रखी जाती है, उसी से सूचना लोगों को मिलती है। मंत्रिमंडल की राजनीति अथवा रक्षा समिति। 1947 में मंत्रिमंडल की एक रक्षा समिति बनाई गई थी और 1962 के बाद में इसका नाम जो है कैबिनेट की आपातकालीन समिति रख दिया गया था। 1969 में इसका नाम राजनीतिक मामला, ये नहीं, देखो डेट जो है ना, हाँ हमें पता चलता है कि एक डेट से कि ये काम कब हुआ था और ये कब बना था, लेकिन ये डेट ना सिर खराब कर देती है, गर्म कर देती है। ऐसा लगता है कि लठ लेके इसके पीछे चलो, जो भैंस नहीं होती जो पूंछ मार देती है, फिर डंडा लेके उसके पीछे भागते हैं, फटाक फटाक देते हैं। ऐसी लगता है कि डेट जिसने लिखी, जिसने बनाई ना, उनको वो फट्टा ले लो, फटा हुआ बांस, और जी गुरुजी। तो राजनीतिक मामलों की समिति रख दिया, जिनका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, किसका? मंत्रिमंडल की रक्षा समिति का।
वह सदस्य जो होता है गृह मंत्री होता है, रक्षा मंत्री भी होता है, विदेश मंत्री भी होता है और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की राजनीति समिति को मंत्रिमंडल की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के नाम से भी जाने जाते हैं। मंत्रिमंडल की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति कौन सी है? मंत्रिमंडल की राजनीति समिति, वो उसी को कहते हैं। यह समिति मंत्रिमंडल की तरफ से अल्पकालीन व दीर्घकालीन रक्षा नीतियों का निर्माण करती है। कौन सी यह समिति मंत्रिमंडल की तरफ से अल्पकालीन, थोड़े समय व ज़्यादा समय के लिए रक्षा समितियों का निर्माण करती है। रक्षा के महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रिमंडल की ओर से विचार करना रक्षा समिति का ही कार्य है। अब है हमारी रक्षा सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और यही इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 1962 में इसका गठन किया गया था और इसी समय रक्षा समिति भी बनाई गई थी। इसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है। रक्षा सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो फिर रक्षा मंत्री को क्यों रखे हैं? सब कुछ प्रधानमंत्री करता है। तथा प्रमुख रिटायर्ड सेना जनरल होते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक नेतागण इसके सदस्य होते हैं। इसके कुल सदस्यों की संख्या 40 होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देश की रक्षा संबंधी समस्याओं पर सरकार को राय देने वाली नागरिक परिषद के रूप में कार्य करती है। अब है रक्षा मंत्री की भूमिका। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष के रूप में वह संसद का सदस्य भी होता है और ये दायित्व निभाता है अपना। जैसे कि इसका पहला कर्तव्य है रक्षा नीति बनाना, रक्षा पर नीति बनाना। नीति का मतलब समझते हो? नीति का मतलब है एक ऐसी चीज़ जो हमारी देश की सुरक्षा व रक्षा के लिए अभी बहुत ज़रूरी है और दीर्घकालीन स्थिति के लिए, मतलब एक लंबे समय बाद भी वो बहुत ज़रूरी होगी और उसे करना इम्पोर्टेंट है। ऐसी नीतियाँ किसी को देख कर के भी समझ आ सकती है कि बाहर लड़ाई हो रही है तो हमें ये चीज़ कर लेनी चाहिए, और बाहरी कोई किसी देश के अंदर कोई विकास हो रहा है उससे हम समझ सकते हैं। सीमा पे कोई चीज़ हो रही है तो उससे हम समझ सकते हैं। उन चीज़ों को देख करके हम नीतियाँ बनाते हैं। तो रक्षा नीति बनाना, सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण, निर्देशन, प्रशासन तथा कार्य क्षमता से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना, सशस्त्र सेनाओं तथा रक्षा व्यवस्था के लिए धन की व्यवस्था करना, रक्षा अनुसंधान नीति का नियंत्रण, निर्देशन एवं संचालन करना, रक्षा मंत्रालय की शासन व्यवस्था संभालना। रक्षा मंत्रालय संगठन व उसके कार्य। रक्षा मंत्रालय का कार्यकारी अधिकारी। रक्षा मंत्रालय संगठन व कार्य। नींद आने लगती है यार, पढ़ने के लिए जब भी बैठो ना नींद आने लगती है। क्या करें इस नींद का, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और पेपर के बाद जब ये नींद भले ही लो, नींद हराम हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब तो खत्म है यार, नंबर नहीं आएगा तो बैंड बज गई। पैर में यार एक कीड़ा काट गया, ऐसा काट गया कि यहाँ छेद सा हो गया पैर में, उसमें जलन हो रही है। पढ़ना जरूरी है क्या? इसमें आग नहीं लगा सकते यार जल्दी तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो रक्षा मंत्रालय संगठन व कार्य। रक्षा मंत्रालय का जो कार्यकारी अधिकारी होता है, रक्षा मंत्रालय का जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो रक्षा सचिव होता है ना, रक्षा सचिव होता है। और रक्षा सचिव मंत्रिमंडल की रक्षा समिति एवं रक्षा समिति की मंत्री की समिति के निर्णयों को संबंधित सेना अध्यक्षों तक पहुंचाना इस मंत्रालय का कार्य होता है। नीति संबंधी निर्णय कार्य रूप से जारी हैं कि नहीं निश्चित करने के लिए तीनों सेनाओं के निकट संबंध रखता है। ठीक है, रक्षा सचिव तीनों सेनाओं के समन्वय व सहयोग के लिए यह मंत्रालय के लिए उत्तरदायी है। वित्त मंत्रालय रक्षा मंत्रालय का प्रमुख वित्तीय सलाहकार भी ये सचिव होता है, जो 1919 से 2020 में एसर समिति की सिफारिशों पर बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। और 1947 से 1951 तक सेना मुख्यालय और शाखाओं द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर बजट अनुमान
उप वित्तीय सलाहकार द्वारा तैयार किए जाते हैं, है ना। रक्षा बजट वित्तीय सलाहकार व रक्षा सचिव द्वारा दिया जाता है। रक्षा बजट किसके द्वारा दिया जाता है? वित्तीय सलाहकार के द्वारा व रक्षा सचिव द्वारा दिया जाता है। 1 अक्टूबर 1951 से सैन्य लेखा विभाग को रक्षा लेखा विभाग बना दिया गया है। और इसके जो काम है वो है कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अन्य पदाधिकारियों के लेखे वनगमन करना, रक्षा व्यय के साथ सशस्त्र सेनाओं संबंधी सभी व्ययों का भुगतान करना और लेखा रखना, लेखे जोखे करना, जिसमें दी गई पूर्तियाँ, की गई सेवाएं, वेतन भत्ते, पेंशन व जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे बिल वगैरह सब यही इसी के अंदर आते हैं। अब है 1962 में रक्षा मंत्रालय की मदद के लिए रक्षा उत्पादन मंत्री की नियुक्ति की गई थी। किसकी? रक्षा उत्पादन मंत्री की, 1962 में। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद विदेशी सहायता न मिलने पर रक्षा मंत्रालय में एक रक्षा पूर्ति विभाग की स्थापना की गई, जिसका एक अलग शासन सचिव बनाया गया। रक्षा मंत्रालय के कार्य देख लीजिए। सशस्त्र सेनाओं के साथ में नियंत्रण, निर्देशन, प्रशासन रखना, कार्य क्षमता से जुड़ी प्रश्नों पर संसद को जवाब देना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देना, रक्षा व्यय तथा सशस्त्र सेनाओं के लिए समुचित धन की व्यवस्था करना, रक्षा नीति के अनुसार विभिन्न विभागों को कुशलतापूर्वक वितरण करना, रक्षा शोध नीति के नियंत्रण, निर्देशन एवं संचालन की व्यवस्था करना, रक्षा मंत्रालय की प्रशासनिक व्यवस्था श्रेष्ठ बनाए रखना व सुरक्षा से संबंधित सैनिक तथा सैनिक विभागों में समन्वय बनाए रखना। और रक्षा मंत्रालय के अंदर अधीन में 8 मुख्य विभाग होते हैं, जिनको देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट विभाग हैं, रक्षा मंत्रालय के अधीन रहते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रक्षा मंत्रालय के अधीन में 8 मुख्य विभागों में सबसे पहला आता है सशस्त्र सूचना कार्यालय, इसके बाद आती है प्रादेशिक सेना विभाग, उसके बाद आता है ऐतिहासिक विभाग, उसके बाद पेंशन विभाग, उसके बाद विदेशी भाषा विभाग, सोल्जर्स, सेल्जर्स तथा एयर मैस बोर्ड आता है, उसके बाद नेशनल कैडेट कोर और उसके बाद राष्ट्रीय अकेडमी आती है। ये चीज़ पर ध्यान रखने लायक है, देख लेना, नोट्स में बनाना अच्छा हो तो ये मेन चीज़ लिख लेना। उसके बाद है चीफ ऑफ स्टाफ संगठन। चीफ ऑफ स्टाफ संगठन तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा व उच्च शक्तियों वाला पद है, जो कमांडर इन चीफ इसको बोला जाता है। तीनों सेनाओं को सिर्फ एक ही कमांडर इन चीफ संभालता है। सभी प्रजातांत्रिक देशों में 3 सेनाओं के लिए अलग अलग सेना अध्यक्ष होते हैं, लेकिन हमारे देश में अभी ये बनाया गया है। स्वतंत्रता मिलते ही भारत ने तीनों सेनाओं के अलग अलग अध्यक्ष बना दिए थे व राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ बना दिया था। 1955 में कमांडर इन चीफ को समाप्त कर दिया था। 1955 में सरकार ने मुख्य सलाहकार का नाम रख दिया था, पर इनके कार्य एवं भूमिका में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सेना अध्यक्ष का कार्य उच्चतर रक्षा संगठन में संबंधित सेनाओं विषय में सरकार को मुख्य सलाह देना व मुख्य विशेषज्ञ के रूप में सलाह देना। एक चीज़ और, जो 1955 में कमांडर इन चीफ का पद जो था वो ख़त्म कर दिया था, उसको दोबारा लागू कर दिया गया है 2020 के आसपास से या 2014 के आसपास से कर दिया होगा, और 2014 से किया है। और उसके जो कमांडर इन चीफ थे वो थे विपिन का नाम सुना होगा, जो विपिन चौहान, जो उस हेलीकॉप्टर जो हादसा हुआ था उसमें ख़त्म हुए थे, है ना। अब है जॉइंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त सेवा संगठन। इम्पोर्टेंट होगा तभी पढ़ेंगे, नहीं तो जाने दो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो संयुक्त सेवा संगठन इम्पोर्टेंट है। संयुक्त सेवा संगठन चीफ ऑफ स्टाफ संगठन के अंदर स्थापित है और ये संगठन सेनाध्यक्षों के संगठन द्वारा जिन कामों, प्रयासों या मसलों पर विचार किए जाते हैं उन बिंदुओं पर तालमेल रखता है। और इसमें 3 सेनाओं के चयनित अधिकारी आपस में विचार कर
कार्य करते हैं वह एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। सेनाध्यक्षों की समितियों को सहायता करने के लिए कुछ उप समितियाँ बनाई गई हैं। मतलब सेना की जितनी भी समितियाँ हैं उनकी सहायता के लिए एक अलग अलग उप समितियाँ बनाई गई हैं जो उनकी सहायता कर सकें। तो ये सभी सेनाध्यक्षों की समितियों के नीचे काम करती हैं, ध्यान रखना और ये लिख लेना इम्पोर्टेंट है। तो पहली है संयुक्त नियोजन समिति, दूसरी है संयुक्त प्रशासकीय नियोजन समिति, तीसरी है संयुक्त सतर्कता समिति, चौथी है संयुक्त प्रशिक्षण समिति, अगली है संयुक्त संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक समिति और सातवीं है संयुक्त जल एवं वायु युद्ध कार्य समिति। और अन्य सेवा में आती हैं दो अंतः समिति, जैसे कि पहली है मुख्य कार्मिक अधिकारी समिति और मुख्य आपूर्ति अधिकारी समिति, है ना। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे भारतीय सैनिक सशस्त्र सेनाओं की देखभाल तथा संसाधन को प्रभावी बनाने से जुड़े संगठन भी मंत्रालय के नियंत्रण में ही आते हैं। वास्तविक सेनाओं की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं बल्कि कैबिनेट तथा रक्षा विषयक मामलों की समिति में नियत होती है। भारत में हथियारों के निर्माण के लिए भी सेनाओं के पास न तो अधिकार हैं और न ही साधन, इस तरह वो सभी अपनी आवश्यकता प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान की सर्वोच्च शक्ति उनकी सेना को प्राप्त है और सेना का विरोध नागरिक कार्यों में होता ही होता है। सेना कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रशिक्षित नहीं होती। सेना जो है कानूनी ढंग से और किसी चीज़ को संभालने के लिए और किसी व्यवस्था को संभालने के लिए तैयार नहीं रहती, बल्कि वो तो युद्ध के लिए तैयार की जाती है। तो उसे युद्ध क्षेत्र में ही रहना चाहिए और यहाँ के लिए जो देश के लिए प्रशिक्षित हैं, जो देश के अंदर कानून व्यवस्था चला सकते हैं, उसे सही कर सकते हैं, तो सही बनाए रख सकते हैं। देश की जिम्मेदारियों को जो अलग अलग हैं उनकी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से व्यवस्था के साथ बना रखते हैं, तो उनके लिए अलग सर्वेंट्स हैं, सेना नहीं। लेकिन पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ करती है। सेना को प्रशिक्षित सिर्फ इस बात का दिया जाता है कि वो किस तरीके से तमाम छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल करे और कामयाब हो, इस बात की नहीं कि वो बिना उन हथियारों की मदद के काम करे। तथा सैनिक व सशस्त्र पुलिस कर्मी के प्रशिक्षण में यही फर्क होता है। हाँ, यही फर्क होता है। अब एक और थोड़ा सा एक टॉपिक है राष्ट्रीय मनोबल एवं चरित्र। मनोबल राष्ट्र को प्रेरणा व प्रोत्साहन देता है। मनोबल मतलब किसी का मनोबल बढ़ा हुआ हो तो वो शिखर तक पहुंच सकता है और युद्ध तक जीत सकता है, हारा हुआ युद्ध तक जीत सकता है। और जिसका मनोबल टूट गया हो वो जीता हुआ युद्ध भी हार सकता है और पूरा स्वच्छ इंसान होकर के, स्वस्थ होकर के मर सकता है। तो मनोबल राष्ट्र की प्रेरणा को बढ़ाता है, प्रोत्साहन को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय मनोबल का एक ही गुण है बलिदान की ललक। मनोबल सारे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब युद्ध सैनिक को छोड़ करके देश की जनता पर भी गोले बरसाए जाते हैं। ठीक है। मनोबल के संदर्भ में महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी और घास की रोटियां खा करके सैनिकों का मनोबल बढ़ाया था, अपनी जनता का मनोबल बढ़ाया था। क्योंकि मनोबल बढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लीडर अगर मनोबल नहीं बढ़ाएगा तो जनता टूट जाती है और जनता का खुद पर विश्वास नहीं रहता। जनता का मनोबल बहुत हल्का होता है, वो टूट जाते हैं। लेकिन लीडर को हमेशा ही अपने मनोबल टूटते हुए मनोबल को भी बढ़ाना चाहिए जनता को देख करके, नहीं तो जनता पहले टूट जाएगी, बिखर जाएगी। छत्रपति शिवाजी ने अपनी छोटी सी छापामार टुकड़ी को लेकर के औरंगजेब जैसी शक्तिशाली सम्राट से मनोबल को दृढ़ रख करके लोहा लेने में सफलता प्राप्त की थी। नेल्सन कहते हैं कि नेल्सन की एक आंख फूटने से तथा एक हाथ कट जाने पर भी युद्ध से विचलित नहीं हुआ था, मनोबल की वजह से। राणा सांगा के शरीर पर अनगिनत घाव थे और इनको बताया जाता है 80 से 100 के बीच में कुछ थे और उसके बावजूद सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और लड़ते रहे राणा सांगा।
आधुनिक युद्ध इतिहास में वियतनाम उच्च मनोबल के कारण अमेरिका से भीषण युद्ध के बावजूद हार न माना और यहाँ अमेरिका को ही समझौता करना पड़ा। व चीन के साथ भी यही गलती की, चीन ने भी यही गलती की। 1965 व 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत ने उच्च मनोबल के कारण ही पाकिस्तान को हरा दिया था, नहीं तो कोई चांस ही नहीं था कि भारत जीत सके। वैसे 100% चांस थे, क्योंकि लीडर्स एंड उत्साह और पहले से जो लोग मारे गए थे 1948 में, या फिर ऐसी घटनाएं हुई थी छोटी छोटी सी जिनसे सेना में आक्रोश था पाकिस्तान के प्रति, और 1948 वाला भूले भी नहीं थे। और फिर लीडर भी ऐसे मिल गए, छोटे मोटे हथियार भी थे सबके हाथ में और जोशीला खून, तो लड़ बैठे। ठीक है, 1965 व 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने उच्च मनोबल के साथ ही पाकिस्तान को हराया था। अजय समझे जाने वाले टैंकों को रेत में मिलाया था और विमानों को चील कौओं की तरह उड़ उड़ करके पटक दिया था। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति और उसका मूल्यांकन, कि राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, कि किसी राष्ट्र के पास में कितनी शक्ति है, कौन सा राष्ट्र जो है, क्योंकि एक मूल्यांकन करेंगे जब भी हम पहचान सकते हैं कौन से राष्ट्र के पास कितनी शक्ति है, और ऐसे धारणा बना सकते हैं कि ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे है ना, और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है या कौन सा है। इस तरीके से जो है मूल्यांकन उसी तरीके से किया जा सकता है जब राष्ट्रीय शक्ति का पता होगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शक्ति होती क्या है और राष्ट्रीय शक्ति क्या है। तो शक्ति के अभाव में राष्ट्रपति अरे मैं क्या बोलता हूँ यार, शक्ति के अभाव में राष्ट्रीय हित नहीं हो सकता। शक्तिहीन राष्ट्र शक्तिपूर्ण राष्ट्रों के लिए प्यादों की तरह है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने घोषणा की थी कि कभी भी कोई अच्छा युद्ध और बुरी शांति नहीं रही, एक नया अर्थ ग्रहण कर लिया है। इसको ध्यान रखना और इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने कहा था, घोषणा की थी, कभी भी कोई अच्छा युद्ध नहीं हो सकता और न हुआ है, और बुरी शांति नहीं रही और न होगी न हुई है। इन दोनों ने ही एक नया अर्थ ग्रहण कर लिया है, अच्छे युद्ध और बुरी शांति में। परमाणु खतरे के संदर्भ में जनरल डगलस मैक आर्थर ने कुछ लिखा है, चलो पढ़ते हैं। वाह वाह। विश्व युद्ध एक ऐसा खतरा है जो दोनों पक्षों को खत्म करेगा। यदि आप हारते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और अगर आप जीतते हैं तो खोने के लिए कुछ बचा नहीं रहता। नहीं, थोड़ी सी वावा में कमी आई और इसकी वजह से थोड़ी सी भारी मिस्टेक बन गई। दोबारा पढ़ते हैं। जनरल डगलस मैक आर्थर ने कहा है कि विश्व युद्ध एक ऐसा खतरा है जो दोनों पक्षों को खत्म करेगा। यदि आप हारते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और जीतते हैं तो खोने के लिए बचे हैं आप, खोने के लिए बैठे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है ना। मार्गेनथाउ कहते हैं कि राज्य को दूसरे राज्य के साथ में व्यवहार करते समय राष्ट्रीय हित को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय हित तो सबसे बड़ा, हम तो लठ लगा अन्याय के सीमा पर। एटी महान कहते हैं कि राष्ट्रीय नीति का न केवल वैध बल्कि मौलिक कारण है। सरकारों ने यह आशा कभी नहीं करनी चाहिए सरकारों को कि वे राष्ट्रीय हितों को छोड़कर किसी अन्य आधार पर लगातार काम करती रहे। मंदसौर के अभिलेख में हम भारत से मिलता है, जिसमें भगवान शिव के सिवाय मैंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। हिमालय भी जिसके सामने दुर्गम होने का
व्यर्थ ही अपमान करता था। ऐसे मिहिर कुल के मस्तक को अपने बाहुबल से यशोधर्मन ने नीचे झुकाकर पीड़ित कर दिया। वह उनके बालों में लगे फूलों से अपने पैरों की पूजा कराई। इससे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये प्रमुख लाइन सी थी, बस मैंने इसलिए बता दी। बाकी तुम लोग समझ सकते हो कि मैंने क्यों बताई है। बस इसको ध्यान रखना कि ऐसी कोई लाइन है, अभिमान के लिए है ये। भारत के लोग प्राचीन समय से ही वीर और साहसी दिखना चाहते थे, और ये हमेशा ही चाहते थे और आज भी चाहते हैं। और यही कारण है कि इतिहास काल से ही राजा और लोग सभी ने लेख और अभिलेख चित्र में अपने हाथों में कोई ना कोई हथियार ले रखा है, सखा ले रखी है, शस्त्र ले रखा है, अस्त्र ले रखा है, हथियार ले रखा है, गदा ले रखी है, धनुष बाण ले रखे हैं, अपने आप को शक्ति दिखाने के लिए, शक्ति पुरुष दिखाने के लिए, शक्तिशाली दिखाने के लिए। हम जैसे कहाँ किसी चीज़ में आते हैं भाई? कौन सा हथियार हमारे हाथ में? ये देखो, हाथ ही हथियार बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई देवता नहीं जिनके पास शस्त्रों के प्रति अनुराग ना रहा हो। सब लोग शस्त्रों से प्यार करते हैं। आय हाय क्या बंदूक लगती है, ऐसा सब कुछ सोचते हैं। तो ये सब कुछ क्या है कि शक्ति हर कोई चाहता ही चाहता है। कोई शक्ति के बिना रहना ही नहीं चाहता, कोई शक्ति को अपने पास रखना चाहता है। हाँ, शक्ति शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति तथा उसके विभिन्न तत्व। अब वर्टेंड रसेल के अनुसार हम देख लेते हैं, और इन्होंने कुछ बताया है, वो इम्पोर्टेंट है कुछ याद रखने के लिए। वर्टेंड रसेल, वाह करना, यदि संभव हो सके तो प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि वह विश्व का भाग्य विधाता बने। द्वारा वर्टेंड रसेल ने कहा है, यदि संभव हो सके तो प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि वह विश्व का भाग्य विधाता बन जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या लिखा है यार। EH कार के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति के 3 भाग होते हैं। मतलब राष्ट्रीय शक्ति जो है किसी भी देश की, वो 3 तरीके से, 3 घटक होते हैं, 3 भाग होते हैं राष्ट्रीय शक्ति के। वो देख लेते हैं, पहले शुरू करते हैं, दूसरा और तीसरा अपने आप आ जाएंगे। पहली है राष्ट्रीय शक्ति देखी जाती है किसी भी देश की। सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है सैन्य शक्ति, कि किस देश के पास में कितनी सैन्य शक्ति है, कितनी सेना है, कितनी सैनिक चीज़ें हैं, वो सैनिक की शक्ति में आ जाती है। दूसरा है आर्थिक शक्ति, किसी देश की कितनी आर्थिक शक्ति है। 2 चीज़ हो गए जिनसे पता चल जाता है राष्ट्रीय शक्ति का। तीसरा है मत शक्ति, मतलब किसी देश में कितने लोग हैं, है ना। मत शक्ति मतलब लोग हैं, लोग ही तो सब कुछ है, लोग रहेंगे, आर्थिक शक्ति बढ़ जाएगी, सेना भी बन जाएगी। 1 मिनट में अगर सब लोगों को अगर ये बोल दिया कि सब लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी और सेना में भर्ती होना है, तो सब लोग कौन जाएंगे? तो सोच लो कितनी सेना हो जाएगी। अब राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषाएं कुछ दी गई हैं, बढ़िया लगे तो वाह वाह करना। मार्गिन ताऊ आगे, राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति है जिसके आधार पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के कार्यों, व्यवहारों, नीतियों पर प्रभाव डालता है, उसको नियंत्रित बनाने की चेष्टा करता है। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसकी वजह से वो दूसरे राष्ट्र से इच्छा के अनुरूप कोई भी कार्य करवा लेता है। मार्गिन ताऊ ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक राष्ट्र जब शक्तिशाली होता है तो दूसरे राष्ट्र को दबाने की चेष्टा करता ही करता है, उसको किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश करता है ना। और मतलब जो खुद चाहे वो उससे करवाने की कोशिश करता ही रहता है। तो बहुत अच्छी बात है और बात सही भी है, इसीलिए शक्ति जरूरी है। अब है बीबी डाइक, वही वार्नेन बैन डाइक,
या वर्नेन वॉन डाइक। इन्होंने क्या कहा है, देखो, शक्ति उन उद्देश्यों में सर्वोपरि है जिनकी प्राप्ति के लिए राज्य प्रयत्नशील रहते हैं और उन विधियों में आधारभूत हैं जिनको वे उपयोग करते हैं। लिख लेना बस और रट लेना जब कभी अगर काम आए तो। हार्टमैन ने कहा है कि राष्ट्रीय शक्ति से यह बोध होता है कि कोई राष्ट्र कितना शक्तिशाली है या शक्तिहीन, अथवा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। वाओ, इन्होंने भी ऐसी बात कह दी, हार्ट को टच करने वाली हार्टमैन ने। अब कहते हैं ऑर्गेन्स की अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है। जब तक कोई राष्ट्र एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता, विशाल व धनवान होते हुए भी शक्तिशाली नहीं है। ऑर्गेन्स्की का कहना है कि अगर आपके पास शक्ति है, अपने देश की जनता बढ़ गई है, अपने देश की अर्थव्यवस्था बढ़ गई है, अपने देश की सैनिक शक्ति बढ़ गई है, सेना बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि अपने देश की किसी, और जो भी देश का नाम है अपना, वो शक्तिशाली हो गया। और जब वो शक्तिशाली हो गया है तो दूसरा देश अपने आप उसे जलेगा, प्रभावित होगा, अपनी चीज़ें बढ़ाने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब आपकी शक्ति बढ़ गई है आपको लगता है, और दूसरा देश प्रभावित नहीं है, तो इसका मतलब शक्ति नहीं बढ़ी है, कहीं ना कहीं तो घोटाला है, झूठ बोल रहे हो, ये वाली चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़ ऑर्गेन्स्की ने कही है। अब मॉर्गेनताउ दोबारा आते हैं और दोबारा कुछ कह के जाते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों। राष्ट्र स्वयं में कोई ठोस वस्तु तो नहीं है, राष्ट्र स्वयं में कोई ठोस वस्तु नहीं है, बॉल की तरह, हाँ, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके, और स्वयं में दिख नहीं सकता, जिसको अदृश्य शक्तियों के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र तो लोगों का रूप है जिनसे राष्ट्र बनता है। इसीलिए किसी राष्ट्र की शक्ति विदेश नीति के बारे में बात करने का मतलब है उसके लोगों की शक्ति की बात करना जो उस राष्ट्र के सदस्य हैं। ठीक है, मॉर्गेनताउ दोबारा आते हैं और दोबारा से सब लोगों को एक घी की रोटी चबा के जाते हैं, दे के जाते हैं। उनका कहना है यहाँ पे कि राष्ट्र कोई ठोस वस्तु नहीं है कि आप लोगों को दिखाई दे या फिर आप लोग उसे लेके चल दो कहीं भी, उसके ऊपर बात कर लो, उसे फेंक दो, वो ख़त्म हो जाए, वो बढ़ जाए। राष्ट्रीय शक्ति तो उसके अंदर बस दिखाई देती है हमें बढ़ती हुई, उनके लोगों की वजह से, क्योंकि उनके लोग किस तरीके से बढ़ रहे हैं उसी से दिखाई देती है ना। वास्तविक में जो राष्ट्रीय शक्ति है किसी देश के लोग ही हैं, वही तो सब कुछ कर रहे हैं, चाहे सैनिक बन रहे हों, चाहे अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हों, या फिर बच्चे पैदा कर रहे हों। अब राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं, दो तत्व बताए मॉर्गेनताउ ने। एक बताया कि वे तत्व हैं जो मूर्त हैं, मतलब स्थायी हैं, और दूसरे हैं अस्थायी हैं। स्थायी में वो लोग आते हैं जो स्थायी पकड़ के बैठ जाते हैं और वहाँ से कभी उठते ही नहीं हैं, जैसे कि जनसंख्या बना ली, अपने जे क्षेत्र घेर लिया, प्रकृति का जमीन घेर ली, प्रकृति एक बार बन गई तो उपज गई, कटेगी नहीं, औद्योगिक क्षमता है, कृषि योग्य क्षमता है, सैनिक शक्ति है, ये सारी चीज़ें मूर्त हैं, स्थायी हैं। अमूर्त में वो चीज़ें आती हैं जो बदलती रहती हैं, कोई जॉब पे लगाया, जॉब बदल गई, किसी को काम पे लाए, वो भाग गया, मर गया, हट गया। नेतृत्व करने वाले लीडर हैं, सरकार की योग्यताएं हैं, विदेशी समर्थन है, निर्भरता है, किसी पे निर्भर हुए वो मरी गया, कोई डंडा लाठी लेके चल रहे थे, लाठी टूट गई, कोई भी दुर्घटना वगैरह है, ये सब अमूर्त है। और राष्ट्रीय शक्ति के आधारभूत तत्वों की बात करें तो पहला भूगोल है। भूगोल में ना एक वो था रुडोल्फ जैलिन, लिख लेना, रुडोल्फ जैलिन। इन्होंने बताया है कि राज्य जीवन के एक रूप में
अच्छा, रोडोल्फ जैलिन की ये बुक है राज्य जीवन के एक रूप में। क्या अच्छा टाइटल लिया है। अब भूगोल के ऊपर एक, भूगोल सबसे स्थायी तत्व है, ठीक है, ध्यान रखना राष्ट्रीय शक्ति का। अब मैकेंडर के विचार में मैकेंडर ने कहा था कि भू राजनीति के विचारकों में ये प्रमुख है मैकेंडर, और एक और है ऐसा ही मैकेंडर जैसा स्काइपमैन। हाँ, मैकेंडर कहता है भू राजनीति के विचारकों में और सबसे प्रमुख हूँ, ठीक है। मैकेंडर ने यूरोप और एशिया और अफ्रीका को द्वीप के रूप में विभाजन करके और इनके बीच में एक केंद्रीय भूमि को दर्शाया था जिसे हार्टलैंड कहते हैं, ठीक है। किसने? मैकेंडर ने हार्टलैंड दिखाया था कि और बताया था कि दुनिया का मुख्य क्षेत्र है ये हार्टलैंड, जो पूर्व यूरोप पर शासन करेगा वही मुख्य भूमि पर शासन करेगा। इन्होंने कहा था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वही मुख्य भूमि जो है हार्टलैंड उस पर शासन करेगा, और वह दुनिया के सभी द्वीपों पर अपना परचम लहरा सकेगा। अगला है जो, देखो पहले मैं बता देता हूँ, आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, खाना वाना खा के बैठे हो कि नहीं? थोड़ा मुंह धुलते रहना, क्योंकि एक लगातार देखोगे तो बोर हो जाओगे। और क्या ही कहें यार, मेरी क्लास कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसमें तुम्हें बहुत खास मज़ा ना आए। मतलब आएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरे पास कुछ और चीज़ नहीं है, नहीं तो मैं बिठा सकता था और तुम लोगों को पूरा क्लास का आनंद दे सकता था, पूरी क्लासिक वाली क्लास का। लेकिन मेरे पास सब कुछ संसाधन नहीं है, सारे संसाधन हर किसी के पास नहीं होते। तो आप लोग जब तक मेरी क्लास के साथ साथ में अपने संसाधन से बात भी कर सकते हैं और अपने संसाधनों का खुद ध्यान रखें, नहीं तो अपने संसाधन जब कभी इधर उधर भाग भी जाते हैं, ठीक है। तो यार देखो, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं यार, बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें चाहता हूँ। अब देखो, समुद्री शक्ति पर एटी महान ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं और निष्कर्ष दिया था कि राष्ट्रों को कि विश्व राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थापित बनाए रखना है तो समुद्र शक्ति को विकसित करो, और ये अनिवार्य होना चाहिए। और इन्होंने ये कहा था 18वीं शताब्दी में, और इन्होंने 18वीं शताब्दी में कहा था, और उसके बाद में हमें अब देखने को मिल रहा है कि सच में सही कहा था। ब्रिटिश द्वीप बताया जिसकी भौगोलिक स्थिति इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसकी वजह से इंग्लैंड समूचे मध्य सागर पर अपना प्रभुत्व जमा पाया था। फ्रांस आदि के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाइयों की महान का विचार था कि समुद्र पर ही बड़े शक्ति युद्धों का निर्णय होता है। ये लोग कह कह के मर गए, हम लोग पढ़ पढ़ के मर जाएंगे। स्पाइकमैन कहना था कि भूगोल ऐसा तत्व है जो विदेश नीति को गहराई से प्रभावित करता है। इसका कहना था कि भूगोल ऐसा तत्व है जो विदेश नीति को गहराई से प्रभावित करता है। स्पाइकमैन का कहना है कि भूगोल एक ऐसा तत्व है जो विदेश नीति को गहराई से प्रभावित करता है, ठीक है। तथा किसी देश की सारी शक्ति सैनिक सामर्थ्य पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि अनेक तत्वों पर अवलंबित होती है, जैसे प्रदेश का आकार, सीमा, प्रकृति, जनसंख्या, कच्चा तेल, आर्थिक तकनीकी विकास, है ना। और स्पाइकमैन ने एक थ्योरी दी थी, स्पाइकमैन ने वो दी थी रिमलैंड की, और मैकेंडर ने हार्टलैंड की, ध्यान रखना है इनको। और मैकेंडर ने एक और बताया था, क्रीसेंट कहा था किसी चीज़ को, वो कहा था क्रीसेंट इन्होंने रिमलैंड को। और इनका कहना था स्पाइकमैन का कि रिमलैंड पर अधिकार करने वाला यूरेशिया पर अधिकार करेगा
और यूरेशिया राज्य पर जो अधिकार करेगा वो विश्व पर राज्य करेगा और संस्कृति का पालक होगा। अब कितने सारे हैं ये, कितनों को पढ़ना पड़ेगा ये। भाई मैं तो बोर हो गया यार इतनी देर में, है ना। अभी तक तो 7-8 पन्ने भी नहीं हुए। तो भाई अपना अपना ध्यान रखो और अपने अपने नेट जेआरएफ की तैयारी का खुद ध्यान रखो, नहीं तो हम जैसों के भरोसे तो ये समझ लो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ आप लोगों को हाथ लग सकती हैं, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ होता है भैया, ठीक है। और भाई मारता है न जाने कब, पता नहीं, लेकिन पूरा पूरा देता है, पूरा 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 भरता है। जब तक जगह थोड़ी भी रहेगी ना भरेगा पूरा। तो ठीक है, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगले में। अभी के लिए जय हिंद, जय अपनी अपनी, ठीक है।